हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, जो हम आज आपको क्लास 10th में केमिस्ट्री का जो ये सेकेंड लेसन पढ़ा रहे हैं, दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसका आज हम आपको क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने अम्ल की परिभाषा बताया था, दूसरे पार्ट में हमने क्षारक और अम्ल के प्रकार बता दिया था। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, अच्छी समझना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो इसके पहले वाला टॉपिक आप अच्छी तरीके से लेक्चर को देख लें, तब आपको विधिवत समझ में आएगा। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्षारक किसे, क्षारक के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ बेसिस। तो आप यहाँ साइड में हेडिंग लगाएंगे क्षारक के प्रकार, ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्षारक के प्रकार। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा, कल मैंने अम्ल की बात बताया था। तो अम्ल जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते थे, एक प्रबल अम्ल होता था, दूसरा कौन सा होता था, दुर्बल अम्ल। तो वैसे ही क्षारक की पहचान किससे होती है, हाइड्रोक्साइड आयनों से। किससे होती है भैया, हाइड्रोक्साइड आयनों से। तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के आधार पर क्षारक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के आधार पर क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षारक और दूसरा कौन सा होता है, दुर्बल क्षारक। स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, दो प्रकार के आपके बेस होते हैं। एक प्रबल क्षारक होता है और एक कौन सा होता है, दुर्बल क्षारक। अब हमारे बात ये समझ में आती है कि प्रबल क्षारक किसे कहते हैं। तो ऐसे क्षारक जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहेंगे। ऐसे क्षारक जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है उसे प्रबल क्षारक कहेंगे। और ऐसे क्षारक जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कम होती है, एकदम वैसे जैसे अम्ल वाला बताया था, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है या उनके आयनन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे क्षारक जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक होती है या उनके आयनन की क्षमता अधिक होती है, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। और ऐसे क्षारक जिसमें क्या हुआ करता है भैया, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कम होती है या उनके आयनन की क्षमता कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। आयनन का मतलब यही होता है, जैसे आपने क्षारक का 10 बूंद लिया, तो अब 10 बूंद में जैसे ही NaOH को आपने घोला तो उसमें 10 बूंद में हो सकता है, अगर वो प्रबल है तो 8 बूंद क्या होगी, Na+ और OH- में टूट जाएगी। दुर्बल होता है, दुर्बल में जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो उसकी अगर 10 बूंद आपने लिया तो उसकी हो सकता है 5 हो, 4 हो, तो उसकी आयनन की मात्रा कम है और उसके आयनन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो यही प्रबल और दुर्बल क्षारक की मतलब होता है। यहाँ बताएं, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड OH- इसको कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयनों की मात्रा, चाहे रिक्ता करो चाहे सांद्रता, मात्रा के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। क्षारक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भैया, प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग। ऐसे क्षारक, डिफिनेशन, जिनमें, अब यहां क्षारक की बात की जा रही है तो इसलिए क्या बताओगे, हाइड्रोक्साइड आयनों की। ऐसे क्षारक जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों, इतना क्लियर और इतना आराम से इसलिए लिखते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ लिख सकते हैं। अगर आप लोग लिखेंगे साथ में, जैसे पहली बार नहीं, पहली बार आप पूरा लेक्चर देखा किया करो आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर आप देखा किया करो।
ऐसे क्षारक जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, या इनके आयनन या इनका आयनन शीघ्रता से होता है, इनके आयनन की क्षमता भी अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल्स बड़े मायने रखते हैं। NaOH ये प्रबल क्षारक है। KOH ये भी प्रबल क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस ये भी क्या है, प्रबल क्षारक है। अगला होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये प्रबल क्षारक है। अगला आपका हुआ करता है AlOH का होल ट्वाइस, ये प्रबल क्षारक है, इसेट्रा बोले तो आदि। तो ऐसे क्षारक जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक होती है या इनके आयनन की क्षमता अधिक होती है, वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। तो ऐसे ही आप एकदम लगे हाथ यहां पढ़ लीजिए दुर्बल क्षारक, वीक बेस। तो जैसे ही इसमें बोले हो ऐसे क्षारक जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक होती है या इनके आयनन की क्षमता अधिक होती है, उसको प्रबल क्षारक कहते हैं। तो जहां अधिक है वहीं फिर क्या हो जाएगा, कम, तभी तो दुर्बल के अंतर्गत आएगा। मजा आ रहा है आप लोगों को ना? तो इस तरीके से आप इस चीज को अगर ध्यान देंगे तो आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप सब लोग बार बार, जैसे कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर पूरा हमको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने YouTube चैनल पर जाइए और वहां पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिखिए। जैसे ही सर्च करोगे आपको मेरी पिक्चर्स मिलेगी, और पिक्चर्स मिलने के बाद आपको नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। यहीं तक काम नहीं बनता है, सब्सक्राइब के बाद देखो लिख के आता है एक बेल बनती है, उस बेल को प्रेस कीजिए, उसके बाद ऑल पे कीजिए। जब आप ऑल पे किए रहेंगे तो हम जब भी कभी भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा। अब आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, और इसमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई चार्ज है ना कुछ, एकदम निःशुल्क है, उससे कोई मतलब है नहीं आपसे। तो ये काम आप कीजिए, बढ़िया सा केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास कीजिए सीरियल से। जैसे अब इसको हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्षारक, एकदम उसी का उल्टा बोलेंगे, ऐसे क्षारक जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता क्या बोलोगे, कम होती है या इनके आयनन की क्षमता कम होती है। सब जगह कम रहेगी तभी दुर्बल है, कहते हैं बहुत कमजोर है, वीक है पढ़ने में। तो कम होती है, क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक का सबसे बढ़िया उदाहरण आपका होता है NH4OH, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स है राजू। ये एग्जाम्पल्स, ये क्या है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सबसे बढ़िया आपका क्या है, दुर्बल क्षारक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, आज आपको क्या बता दिया, क्षारक के प्रकार। हाइड्रोक्साइड आयनों की मात्रा के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक।
ऐसे क्षारक जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक होती है या इनके आनन की क्षमता अधिक होती है, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे आपका NaOH हुआ, KOH हुआ, COH का होल ट्वाइस हुआ, MgOH का होल ट्वाइस हुआ, AlOH का होल ट्वाइस हुआ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। और दुर्बल क्षारक ऐसे क्षारक जिसके क्या होता है, जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कम होती है या इनके आनन की क्षमता कम होती है, उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षारक का प्रकार हो गया। अगला हम अब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे राजू, वो है आपका सूचक, इंडिकेटर। बहुत अच्छे अच्छे टर्म आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे और खूब बढ़िया से आराम से पढ़िए और बढ़िया सी नोट्स बनाइए और इसका पर डे रिवीजन कीजिए, तब आपके दिमाग में केमिस्ट्री रहेगी और तब हमारा पढ़ाना अच्छा रहेगा। और मैं आपको कहता भी हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर किया करो और हाँ, ना अच्छा लगे तो ना किया, एकदम सीधी सी बात। पढ़ाने के बाद अगर अच्छा ना लगे कमेंट मत किया करो, ये भी बता दे रहे। अब उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका क्या हुआ करता है, सूचक। सूचक को हम लोग आम भाषा में इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहा करते हैं, इंडिकेटर। अब जो इंडिकेटर होता है, इसे आप गाड़ियों में देखे होते हो, लगा रहता है। क्या करता है ये, रात्रि के समय जैसे आपको कहीं टर्न लेना होता है तो उस साइड वाला इंडिकेटर आप ऑन कर देते हो तो तुरंत पता लग जाता है पीछे आने वाली बाइक को कि इधर ये मुड़ेगा, टर्न लेने वाला है। अब कुछ समझ में है, जो इंफॉर्मेशन को देता है और बहुत जल्दी से। तो ऐसे ही मान लीजिए आपके सामने दो सॉल्यूशन रखा गया है, दो पात्र में, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये अम्ल है कि क्षार है। मतलब जो ये रखा गया है सॉल्यूशन अम्ल है कि क्षार है, तो आप दौड़ेंगे तुरंत उसका स्वाद लेने के लिए। भाई स्वाद लेंगे तो हो सकता है प्रबल अम्ल होगा, आपके जीभ के लिए भी खतरनाक होगा, खाने के लिए तरस जाओगे। और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन तो आप तुरंत ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक ऐसा पदार्थ यूज किया गया है, उसको जैसे ही आप उस एसिड के अंदर और बेस के अंदर डालोगे तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है और अब उसका रंग बदल जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर वो अम्लीय विलय रहेगा तो वही रंग रहेगा और क्षारीय रहेगा तो वही रहेगा। ये नहीं कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल में डाले हो तो वो अम्ल है दूसरा कलर है, नाइट्रिक अम्ल में डालो वो दूसरा कलर, नहीं, वो अम्ल में उसका वही रंग होता है और क्षार में वही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, सूचक वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की प्रकृति जानने के लिए या किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये पहली चीज, एकदम सीधा सीधा। सूचक वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अम्लीयता एवं क्षारीयता की या किसी विलयन के अम्लीय एवं क्षारीय प्रवृत्ति या नेचर की जानकारी करने के लिए किया जाता है, उसे हम सूचक कहते हैं। ये आपको ध्यान दीजिएगा। और एक परिभाषा इसकी और है, सूचक वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये भी एक डिफिनेशन है। सूचक वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। दूसरी डिफिनेशन है। तीसरी डिफिनेशन अगर हम आपसे कहें, भाई जितना आप डीप में ले जाएंगे हमको उतना ही मजा आता है। सूचक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसमें कैसे हम समझें, तो आपको हम बता रहे हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है तो सभी अभिक्रिया एक अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में होती हैं, तो उससे वो पता लग जाता है कि रिएक्शन का कैसे करने की एसिडिक मीडियम में हो रही है कि बेसिक मीडियम में हो रही है। तो ये चीज आपको तीन डिफिनेशन मिलता है, लेकिन ना पहली वाली डिफिनेशन तो ऐसे ही है कि सूचक वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसको डिफिनेशन ना कह करके हम ऐसे समझ सकते हैं जिनका उपयोग अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की पहचान करने में किया जाता है। तो हम पहली चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। सूचक
वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यह सब टेंस है, इंडिकेटर पदार्थ होते हैं जिनका रंग अम्लीय एवं क्षारीय विलयन में बदल जाता है। अम्लीय विलयन में कुछ रंग और रहेगा और क्षारीय विलयन में रंग कुछ और रहेगा। बस एकदम सीधी सी। सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय या जिनका रंग अम्लीय एवं क्षारीय विलयन में क्या होता है, बदल जाता है, उसे हम सूचक कहते हैं। या एक डिफिनेशन जो आपको अच्छी लगे वही याद कर लीजिएगा, बताना हमारा काम है और तैयार करना आपका काम है। सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की, अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो एसिडिक मीडियम में भी होती हैं, बेसिक मीडियम में भी। तो जब वो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इंडिकेटर से ये पता लग जाता है कि एसिडिक मीडियम में हो रही है कि ये बेसिक मीडियम में। तो ये हो गई। तीसरी मैं बता दे रहा हूं, आपकी इच्छा सूचक वे पदार्थ होते हैं या वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की पहचान करने में किया जाता है। एक लेक्चर हमने देखी आपके पूरा हाई स्कूल की केमिस्ट्री का सिलेबस हमने आपको बताया एक लेक्चर में, उसको आप जरूर देखें। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हो गया, तो परिभाषाएं क्लियर हो जाती हैं। अब हमारे पास ये होता है कि कौन कौन एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल्स में क्या हो जाता है, यहाँ पे हम तीन कॉलम या ऐसे लिख देते हैं, सूचक एवं उनका रंग, ये हेडिंग है। अब जैसे हमारे पास ये हो गया सूचक एक पहला कॉलम, दूसरा है अम्लीय विलयन में रंग, मतलब जब उसको अम्लीय विलयन में ले जाओगे तो कैसा रंग रहेगा। दूसरा होगा क्षारीय विलयन में रंग। तो तीन कॉलम बना भैया।
सूचक एवं उनका रंग, मैंने सूचक इधर लिखेंगे, फिर उसका अम्लीय विलयन में कैसा रंग होता है और फिर कैसे उसका क्षारीय विलयन में रंग होता है। जो सभी कहने वाला अगर एक अम्ल में वही रंग है तो वही सभी अम्ल में रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपका वो रंग बदल जाएगा, जान लीजिएगा। जैसे सबसे पहला जो सबसे हिट है, जो हिट है वो फिट है, लिटमस पेपर। इसका अम्लीय विलयन में जो रंग होता है वो लाल होता है, ये जान लीजिए। और जो क्षारीय विलयन में होता है वो रंग कैसा होता है, नीला। अब अगर आपके पास दो सॉल्यूशन रखे गए हैं ऐसे दो पात्र में, ये बहुत ही कम ही समय में जान लीजिए पहचान करने के लिए। अब आप कुछ मत कीजिए, लिटमस पेपर लीजिए, छोटा सा आता है कागज जैसे लैब में रखा है मैंने। अब उसके बाद क्या किया जाता है, इस लिटमस पेपर को ऐसे इसमें आप एंट्री कर दीजिए। जैसे ही आप कलर करोगे इसका तुरंत रंग बदलेगा, सॉल्यूशन के अंदर जैसे जाएगा। और अगर रंग लाल हो गया तो अम्ल, और रंग अगर नीला हो गया तो क्षार। कितना गजब का तरीका है, क्षणिक समय में भी इसको हम पता लगा लेते हैं। तो आपको न रासायनिक अपक्रिया ना कुछ हुआ ना कमाल का चीज। ऐसे ही फिनोल्फ्थलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया था। फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है अम्लीय और क्षारीय विलयन में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ये मत सोचा करिएगा कि केवल हाई स्कूल तक ही लेवल है। अगर आप आगे चल करके कंपटीशन करते हो तो सब जगह पूछा जाता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती है बच्चों, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अगर आज आप पढ़े हुए हैं तो आप कभी भी किसी मायने पर आगे आप जाएंगे तो वो सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी फ्यूचर में आपके। फिनोल्फ्थलीन का जो अम्लीय विलयन में रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन, कलरलेस। अब आप सोचते हैं सर जी तो कहीं रंग बदल जाता है, तो यहाँ उसका कोई कलर नहीं रहता है, रंगहीन होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जब क्षारीय विलयन जो होता है उस क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी, तुरंत पिंक कलर का हो जाएगा। तीसरा एक होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है आपका, मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज है। यहां पे जो हुआ करता है इसका भी अम्लीय विलयन में रंग कैसा होता है, लाल, और क्षारीय विलयन में भी इसका रंग कैसा होता है, पीला। तो ये हो गए आपके सूचक की मैंने पूरी डिटेल आपको दे दिया। सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका रंग अम्लीय एवं क्षारीय विलयन में बदल जाता है, या सूचक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, उसे भी सूचक कहते हैं, या सूचक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की पहचान करने में किया जाता है, उसे भी सूचक कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण बता दिया, लिटमस पेपर है, इसका रंग लाल होगा, क्षारीय विलयन में रंग नीला होगा। फिनोल्फ्थलीन है, ये रंगहीन रहता है और ये उसमें गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज होता है, लाल और पीला होता है। एक और होता है मेथिल रेड ब्लू, ऊपर लिख दे रहा हूं, आप लोग उसी के नीचे ऐड कर लीजिएगा, इसी के नीचे एकदम नंबर 4। हमको जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं, बस आप कैप्चर करिए बस। मेथिल रेड ब्लू ये है। मेथिल रेड ब्लू जो होता है इसका रंग भी कैसा होता है, अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में भी कैसा होता है, पीला। तो ये 4 इंडिकेटर के हमने क्या किए, आपको एग्जाम्पल बताया। आई होप आपको सूचक एकदम क्या हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा आपको ये पूरा टॉपिक। अब इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस चीज को आप ध्यान देंगे, सब लोग बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे और मजा आएगा आपको बढ़िया तरीके से। और अगर आपको किसी भी
प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप शाम को, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। कल कुछ बच्चे ने फोन भी किया था मेरे पास, उनकी जो प्रॉब्लम थी हमने क्रिएट किया था। तो आपको बता रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए। जैसे अगला मैं बता रहा हूं, ये है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एकदम सीधा सीधा आपको अगर हम कह दें तो अम्ल एवं क्षारक की वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक, या ऐसे भी कह सकते हो अम्ल एवं क्षारक आपस में संयोग करके साल्ट एवं जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। These are chemical reaction in which acid and bases combine to give salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. ये एक फार्मूले टाइप होता है। जैसे आप एक फार्मूला नहीं पढ़ते हो, अम्ल है फिर क्षारक की अभिक्रिया कराओगे तो ऑलरेडी सॉल्ट बनेगा और क्या होगा, जल बनेगा। और सॉल्ट एक ऐसा चीज होता है जो आपको, जैसे आगे सॉल्ट की डिफिनेशन ही बताई जाती है तो आप बताओगे कि सॉल्ट वे पदार्थ होते हैं जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं जल के अतिरिक्त। ये सॉल्ट अभी बताएंगे आपको, इसके बाद सॉल्टें बताएंगे सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में संयोग करके सॉल्ट एवं, सॉल्ट मीन्स लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, भैया एकदम मजा आना चाहिए, जिसमें अम्ल एवं क्षारक आपस में संयोग करके साल्ट एवं जल का निर्माण करते हैं। साल्ट एवं जल मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब मैं अगर इसको एकदम हिंदी की भाषा में एकदम लैंग्वेज टाइप पे लिख दूं, जैसे फार्मूला टाइप लिखा जाता है, तो आप एकदम सीधा सीधा यहां पे लिख दीजिए अम्ल और प्लस क्षारक। अब अम्ल और क्षारक आपस में संयोग करेंगे तो यहां क्या बनेगा राजू, सॉल्ट, बोले तो लवण, और प्लस क्या बनेगा, जल। इसको ऐसे घेर दीजिएगा। यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक आपस में संयोग करेंगे और बनेगा क्या, सॉल्ट, और क्या बनेगा, जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आप कोई अम्ल ले लीजिए, एग्जाम्पल्स, बिना एग्जाम्पल्स के कोई मतलब ही नहीं। अम्ल में मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक के रूप में हमने ले लिया NaOH। अब आप खुद देख लीजिए, इसमें HCl में H जो है ये पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, इसमें Na प्लस होता है और OH माइनस होता है, सबको मालूम है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब जब रिएक्शन होता है, देखो इसके ऊपर यहाँ प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है।
तो होता क्या है, मैंने यही बताया कि अम्ल एवं क्षारक के संयोग से क्या बनेगा, साल्ट। तो जो इसका पॉजिटिव पार्ट होता है, मतलब Na+ इसके निगेटिव पार्ट से जुड़ जाता है, और जब इसका पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव पार्ट जुड़ जाता है तो ये प्लस और माइनस दोनों चार्ज समाप्त हो जाते हैं। तो जो इनके ऊपर धन आयन था, ऋण आयन था, वो समाप्त हो जाता है। तो कैसा हो जाता है वो, उदासीन। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। इसका प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज से और इसका माइनस चार्ज इसके प्लस चार्ज से। तो अब आप हमको बताइए, इसको बस केवल समझाने के लिए लिखा था। तो अब क्या हो जाएगा राजू, ये Cl में बताओ, NaCl क्या है, नमक है, साल्ट, और प्लस OH और इसका CH क्या बाहर हो जाएगा, जल। बस यही तो इसके अलावा भी और हैं एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं है कि यही होता है। जैसे HNO3 ले लीजिए और इसमें KOH ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब की बार यहाँ प्लस ये है और इसमें माइनस ये है, NO3 पूरा माइनस होता है, नाइट्रेट आयन ना, और यहाँ CH, यहाँ से OH। तो अब क्या बना आपका, KNO3 और प्लस आपका क्या बाहर हुआ, जल। ये है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसी पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा भी कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा ये बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है, बम वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक आपस में संयोग करके साल्ट एवं जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और कुछ साइंटिस्ट तो इसकी डिफिनेशन और बताए हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल का धन आयन और हाइड्रोजन का कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन। अम्ल देखो इसमें धन आयन है और हाइड्रोजन का कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन, आपस जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, जल का। उसे भी कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये भी लिख दे रहा हूं, वह अभिक्रिया, जानकारियों से छोड़ूंगा नहीं, जितना दूंगा उतना सही रहेगा, जिसमें अम्ल का हाइड्रोजन आयन, ऐसे लिखते हैं, अम्ल का हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में H+ तथा क्षारक का, क्षारक से हमेशा क्या निकलता है, OH है, तथा क्षारक का हाइड्रोक्साइड आयन, क्षारक का हाइड्रोक्साइड आयन। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल का हाइड्रोजन आयन H+ तथा क्षारक का हाइड्रोक्साइड आयन संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है राजू, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो कितना अच्छा आपको ये पूरी बात कंफर्म हो गई। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक आपस में संयोग करके साल्ट एवं जल, इसको ब्लैक पेन से कर दिएगा, का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये है अम्ल और ये है क्षारक, साल्ट बना और जल, तो इसीलिए इसको आप लोग कौन सी अभिक्रिया कहोगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहोगे। देखिए अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सब नाम जानते हो आप लोग। तो इसमें से प्लस होता है, ये माइनस, तो मैंने पूरा समझाया, नमक बना और क्या बना, जल। ये नाइट्रिक अम्ल है, इसमें से नाइट्रेट आयन और इसमें से के, तो ये क्या हुआ आपका पोटेशियम नाइट्रेट और आपका जल बन गया। और इस रिएक्शन में आप लोग देख रहे हो कि अम्ल में से क्या निकलता है H+ और क्षारक से क्या निकलता है OH। तो क्षारक के, अम्ल के H+ और क्षारक के OH से किसका निर्माण होता है, H2O। भाई H+ और OH- जुड़ा तो क्या बना, H2O। तो इस तरीके से इसकी एक नई डिफिनेशन मैंने बना दिया। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल का हाइड्रोजन आयन तथा क्षारक का हाइड्रोक्साइड आयन आपस में क्या करके संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, उदासीन
बस यही कर अवक्रिया कहलाती है। तो इतना ये टॉपिक है, इसको आप बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए, एकदम साफ साफ लिखिए, क्लियरिटी रहे आपकी, ताकि आपको एग्जामिनेशन के दौरान पढ़ने में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो इस तरीके से आज अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आने वाले भविष्य में ऐसा कारनामा कीजिए कि दुनिया आपके आगे एकदम जान लीजिए नतमस्तक हो। थैंक यू, धन्यवाद।